गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हमारा अगला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका कि टॉपिक है इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र। इसे शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा हमारा पिछले चैप्टर के बारे में बात कर लेते हैं। हमारा पिछला जो चैप्टर था जिसमें हमने इकोलॉजी का परिचय पढ़ा था। बच्चों, हम जानते हैं कि हमारी जो ये प्रकृति है जिसमें हम चारों तरफ जहाँ हम रह रहे हैं उसके दो प्रमुख तत्व हैं, एक तो जीव और दूसरा पर्यावरण। और ये दोनों तत्व जो हैं एक दूसरे के ऊपर पूर्णतया निर्भर हैं और इनके बीच में अनेक जटिल क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं जो हैं चलती रहती। तो हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी पर रहने वाले जीव व वातावरण के बीच संबंध को या इनके संबंधों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी। ये जो पारिस्थितिकी शब्द है इकोलॉजी, ये दो जो हैं लैटिन शब्दों से मिलकर के बना है, ओइकोस और लोगोस। ओइकोस का मतलब होता है घर या रहने का स्थान, प्लेस टू लिव, और लोगोस का मतलब है अध्ययन करना। तो जीव जहाँ पर रह रहा है उसके चारों तरफ जो वातावरण है उसका जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? इकोलॉजी। हमने ये भी देखा कि इकोलॉजी के अंदर 5 जो हैं स्तर पाए जाते हैं। स्पीशीज़ थी, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, और जनसंख्या से मिलके बनता है समुदाय, और समुदाय बहुत सारे स्पीशीज़ मिल करके एक क्या बनाएंगे? तंत्र, जिसको हमने कहा इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम से बायोस्फीयर। हमने बहुत सारी जो है इकोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में भी पढ़ा कि इसकी बहुत सारी शाखाएं हैं। इन विभिन्न शाखाओं में हम अलग अलग जो है पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करते हैं, जैसे कि स्पेस इकोलॉजी, हैबिटेट इकोलॉजी और पॉपुलेशन इकोलॉजी, कंजर्वेशन यानी संरक्षण पारिस्थितिकी तंत्र, विकिरण पारिस्थितिकी तंत्र, व्यवहारिकी। बहुत सारी जो हैं इसकी शाखाएं हैं जिनमें हम अलग अलग अध्ययन करते हैं। और ये भी हमने देखा था कि इस इकोलॉजी की 2 जो है फैक्टर्स इसको प्रभावित करते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो है इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र हम कह सकते हैं कि किसी भी स्थान पर पाए जाने वाले किसी जीव समुदाय का वातावरण से तथा अन्य जैविक समुदाय से परस्पर संबंध के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र। इस पारिस्थितिकी तंत्र को सबसे पहले एक अंग्रेज वनस्पतिज्ञ थे A.G. टेंसले, उन्होंने 1935 में इस शब्द का प्रयोग किया। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है ये बहुत छोटा सा भी हो सकता है, यानी एक छोटा सा घास स्थल भी हो सकता है, या फिर हज़ारों मील लंबा जो है समुद्र भी हो सकता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र को हम 2 जो है भागों में विभाजित कर देते हैं। एक तो टेरेस्ट्रियल पारिस्थितिकी तंत्र यानी स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, और एक्वाटिक यानी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। हम अगर बात करें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की यानी स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर यानी स्थल पर पाया जाने वाला तंत्र। इस तंत्र में फॉरेस्ट इकोसिस्टम यानी वन पारिस्थितिकी तंत्र, वनों में रहने वाले जो जीव हैं या पेड़ पौधे हैं, वातावरणिक कारक हैं, इन सब के अगर आप अध्ययन करना चाहें तो हमें इसको कहेंगे फॉरेस्ट इकोसिस्टम यानी वन पारिस्थितिकी तंत्र। ग्रासलैंड इकोसिस्टम यानी घास स्थल, कि घास के अंदर या हब्स के अंदर जो है पाए जाने वाले जीव हैं या उनके अंदर पाए जाने वाले जो फैक्टर हैं उन सब का अगर हम अध्ययन करेंगे तो वो घास पारिस्थितिकी तंत्र कहलाए। टुंड्रा इकोसिस्टम, टुंड्रा इकोसिस्टम, टुंड्रा मतलब पेड़ रहित तंत्र, जहाँ पर पेड़ जो हैं नहीं पाए जाते हैं, और ये अधिकतर कौन सी वाली जगह होती है? ठंडक वाली जगह, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पाई जाती या
जहाँ अधिकतर समय बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ पाए जाएं, उसको हम कहते हैं टुंड्रा इकोसिस्टम। डेजर्ट इकोसिस्टम यानी रेगिस्तान पारिस्थितिकी तंत्र, जहाँ पर कि बहुत कम बारिश होती है। रेगिस्तान जहाँ पर कि दिन जो है बहुत गर्म है और रातें जो है बहुत ठंडी है, और वहाँ पर अलग तरीके का जो है वातावरण पाया जाता है और अलग जानवर पाए जाते हैं। तो इन सब के बीच जो संबंध है उसका अगर हम अध्ययन करेंगे तो वो कहलाएगा रेगिस्तान पारिस्थितिकी तंत्र। बात करें अगर हम एक्वेटिक यानी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जो कि जल के अंदर पाए जा रहे हैं जीव, ये इनको हम और अलग दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, फ्रेश वाटर और मराइन। फ्रेश वाटर यानी स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर तालाब भी हो सकता है, झीलें हैं, झरने हैं, नदियां हैं और वेटलैंड्स हो सकते हैं। मराइन इकोसिस्टम यानी समुद्रीय जल तंत्र, इसके अंदर बहुत बड़े बड़े समुद्र, कोरल रीफ्स और यूस्ट्रियरिस, ये जो हैं तंत्र पाए जाते हैं। इन सब का जो है हम डिटेल में अध्ययन करेंगे अगले कुछ टॉपिक्स में। अब हम बात करते हैं इकोलॉजिकल फैक्टर्स की। इकोलॉजिकल फैक्टर्स यानी ऐसे कारक जो कि हमें प्रभावित करते हैं। कैसे? प्रत्यक्ष रूप से हमें जो है प्रभावित करते हैं, या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। तो ऐसा कोई भी जो है बाहरी बल जो हमारे चारों तरफ पाया जा रहा है और हमारी रहन सहन को या हमारे जो है जीवन को प्रभावित करता है, उन्हें हम क्या कह देते हैं? वातावरणीय कारक या इकोलॉजिकल फैक्टर्स, पारिस्थितिकीय घटक। इस पारिस्थितिकीय घटक को जो है हम दो भागों में बांट देते हैं, जैविक और अजैविक, यानी बायोटिक एंड एबायोटिक। अगर हम बात करें बायोटिक या जैविक पारिस्थितिकी तंत्र की, तो जैविक पारिस्थितिकी घटक हम कहेंगे, जैविक घटक के अंदर सभी सजीवों को हम शामिल कर लेते हैं। सभी सजीव यानी सभी जितने भी जो जीव हैं सजीव, वो उसके अंदर जो पाए जाएंगे वो कहलाएंगे बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स के अंदर हम प्रोड्यूसर्स भी हैं, कंज्यूमर्स भी हैं और डीकम्पोजर्स भी हैं। ठीक है। हम प्रोड्यूसर्स कहेंगे किनको हम इससे समझते हैं? प्रोड्यूसर यानी घास या पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे। ये हरे पेड़ पौधे जो हैं, अगर हम पोषक स्तर की बात करें तो हम इसे पोषक स्तर के आधार पर हम दो भाग कह सकते हैं। एक तो होते स्वपोषी और एक होते हैं विषमपोषी। स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफिक फैक्टर्स, जिनके अंदर क्या आते हैं? हरे पेड़ पौधे या फिर प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया या रसायन संश्लेषी जो है जीवाणु, ये सभी जो है स्वपोषी के अंदर आते हैं, जो कि सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन जो है, सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाते हैं, जिनको हम क्या नाम से और भी जानते हैं? उत्पादक के नाम से हम इनको जानते हैं। उत्पादक ये हो गए हमारे स्वपोषी घटक। अगर हम बात करें विषमपोषी घटक की, विषमपोषी घटक यानी जो कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषी पौधों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है। अब चूंकि ये सजीव स्वपोषियों द्वारा बनाए गए भोजन का उपयोग करते हैं, तो इन्हें हम क्या कह देते हैं? उपभोक्ता। इन्हें हम कह देते हैं उपभोक्ता। और ये जो उपभोक्ता हैं, इन उपभोक्ता या कंज्यूमर, इनको हम बांट देते हैं तीन श्रेणियों में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है। तो प्राइमरी उपभोक्ता, जिनको कि हम क्या कहते हैं? शाकाहारी भी बोलते हैं हम। प्राइमरी उपभोक्ता जो कि शाकाहार को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उनको हम बोल देते हैं शाकाहारी। ये प्राइमरी उपभोक्ता किस पे निर्भर कर रहे हैं? पेड़ पौधों के ऊपर। ठीक है। तो जैसे कि ग्रास होपर, जो कि किसको खा रहा है? पेड़ पौधों को, जिसे हमने कहा प्राइमरी कंज्यूमर यानी प्राथमिक उपभोक्ता। अब सेकेंडरी कंज्यूमर,
यानी द्वितीयक उपभोक्ता ये कौन होते हैं? जो वे प्राणी जो शाकाहारियों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, यानी जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे उनको हम कहेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, द्वितीयक उपभोक्ता। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं हम पक्षी है जो कि किसको खा रहे हैं? ग्रास होकर को। इसी तरह तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता जो कि द्वितीयक उपभोक्ता को भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे उन्हें हम कहेंगे तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, ये कैसे हैं? ओमनीवोरस भी हो सकते हैं। एक होते हैं हर्बीवोरस यानी शाकाहारी, मांसाहारी कार्निवोरस, और एक होता है ओमनीवोरस सर्वाहारी, जो कि द्वितीयक उपभोक्ता को भोजन के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। इन्हें हम टर्शरी कंज्यूमर कहते हैं। एपेक्स प्रेडेटर ये होते हैं परितंत्र में कुछ जो उपभोक्ता हैं वो दूसरे प्राणियों द्वारा नहीं खाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि शेर हुए, बाघ हुए या फिर बाज हुए। तीसरा जो है हमारा ये आता है डीकम्पोजर यानी अपघटक। यहाँ पे अपघटक जो है क्या है? जो कि अपना जीवन निर्वाह अधिकांशतः उत्पादक और उपभोक्ता के मृत शरीर से प्राप्त करते हैं, जिन्हें हम अपघटक कहते हैं। ये भोजन प्राप्त करने के साथ साथ जो कार्बनिक यौगिक से बने शरीर को साधारण जो है यौगिकों में भी अपघटित कर देते हैं, जो कि पुनः उत्पादक द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं पुनः उत्पादक, और ये पारिस्थितिक तंत्र के अंदर एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ये बात हुई हमारी बायोटिक कंपोनेंट्स की, जैविक घटक की। इन बायोटिक कंपोनेंट्स में कुछ जो है ऐसी अंतःक्रियाएं भी होती है आपसी जो जीवधारियों की, जिससे एक दूसरे से भी संबंध स्थापित करते हैं। ये संबंध कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा। अगर दो जीव एक ही जगह पे रह रहे हैं तो उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा रहेगी। किसके लिए? भोजन के लिए, पानी के लिए या फिर जगह के लिए, जिसको हम कहते हैं कंपटीशन। प्रीडेशन यानी परभक्षण। एक जो जीव है वो दूसरे जीव का पूरी तरह से अगर भक्षण कर रहा है तो उसको हम कहते हैं परभक्षण। म्यूचुअलिज्म, आपसी जो सहजीवन है, म्यूचुअलिज्म, इनके अंदर दोनों ही जीव जो हैं, दो अगर कोई जीव है तो वो दोनों जीव एक दूसरे के लिए लाभदायक होते हैं, यानी दोनों ही जीवों का लाभ हो, वो संबंध कहलाता है म्यूचुअलिज्म। पैरासिटिज्म यानी पराजीवता जिसको हम कहते हैं, यानी एक जीव जो है दूसरे के ऊपर जो है आश्रित रहता है। ठीक है, तो वो कहलाता है पराजीविता। कमेंसलिज्म, सहजीविता, इसमें दो जीवों के बीच संबंध स्थापित होता है, लेकिन एक जीव को लाभ होता है और दूसरा जीव जो है अनअफेक्टेड रहता है, यानी अप्रभावित रहता है। सिर्फ एक जीव को जो है उसमें लाभ होता है। तो ये जो है कुछ इनके आपसी इंटरेक्शंस पाए जाते हैं। आगे हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे एबायोटिक